गुड आफ्टरनून। तबीयत बहुत खराब है। आज तो क्लास कैंसिल करने वाला आज। हाँ भाई। देखो यार बच्चों, आप लोगों को थोड़ा सा फंडा समझा देता हूं। हम लोग आज नया चैप्टर चालू करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, साथ में आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि आपका रिवीजन अब कैसे चलेगा। क्योंकि आप लोगों की वजह से मंथन बैच का रिवीजन भी रुका हुआ है, तो आपको भी बता देता हूं और सबको बता देता हूं। देखो क्या है, आपके 2 चैप्टर खत्म हो गए, तीसरा चैप्टर चालू हो गया। अब आप लोगों के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है कि पूरा सिलेबस खत्म हो देन रिवीजन करें, काफी टाइम निकल जाएगा, है ना। तो पढ़ाते भी जाएंगे और पैरेलल में रिवीजन भी कराते जाएंगे। कैसे करना है बता देता हूं। देखो, मंथन बैच में मंथन 1, मंथन 2, मंजिल, इन बैचों में मेरा पूरा फिजिकल खत्म है। मैं वहां पर भी मुझे रिवीजन कराना है। 15 दिन से मैं उनका रिवीजन रोक के रखा था कि जैसे आपके भी 2 चैप्टर लगभग खत्म हो जाए। तो रिवीजन जो है हफ्ते में 1 दिन, सिर्फ 1 दिन, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है भाई, हमें रिवीजन कराना ना। 10 चैप्टर के आसपास है, 9 से 10 चैप्टर है। तो हफ्ते में 1 दिन हम लोग रिवीजन करेंगे। शाम को वही 8 बजे या 9 बजे से लाइव क्लास लगाएंगे, 2 से 3 घंटे की, मंजिल बैच में। मंजिल जो बैच आप लोगों के पास फ्री है, उसमें कैसे चलेगा बताता हूँ। 70-80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन के आसपास हम लोग डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों ने क्या कर रखा है, चैप्टर पढ़ ही रखा है, यहाँ एमपीएस कर ही रखा है, आरपीएस कर रखा है। फिर 70-80 क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। उसके नेक्स्ट अगले दिन आपका टेस्ट होगा। वो टेस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ऐप पे हो जाए, ऐप पे नहीं हो पाएगा तो फिर टेलीग्राम पे होगा। तो एक चैप्टर हफ्ते में सिर्फ अपने को कवर करना है। आप पूरी क्षमता से वो 2.5 घंटे लगेंगे मुझे 70-80 क्वेश्चन करने में ऑनलाइन, या ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे, जितने भी लगेंगे हम लोग करेंगे। पूरा चैप्टर अच्छे से हम लोग रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। फिर अगले दिन मैं उसका आपको टेस्ट दे दूंगा, 30 क्वेश्चन का चैप्टर वाइज। इस तरह से पैरेलल में हफ्ते में 1 दिन हमारा ये चलता रहेगा। जो पढ़ाई चल रही है वो चलती ही रहेगी, वो चलती रहेगी। वो रिवीजन सब जगह जा रहा होगा, मंथन में भी जा रहा होगा, मंथन 1, मंथन 2, मंजिल प्राइम, मंजिल, आपके मंथन में भी जा रहा होगा, सारे बैचों में जा रहा होगा। क्योंकि हर जगह पे, मतलब ऑफलाइन छोड़ के हर ऑनलाइन में मेरा बैच खत्म है। मैंने अपना मतलब पूरा फिजिकल का सिलेबस पूरा करा रखा है हर तरह से। तो आपका भी रिवीजन उन्हीं के साथ साथ कराता रहूंगा, क्योंकि यदि आपके रिवीजन में गए तो वो मार्च में आएगा, क्योंकि आपका सिलेबस खत्म होते होते फरवरी पहुंच जाएगा। तो मार्च में रिवीजन करोगे तो यार फिर आपको अपने बारे में सोचने का भी टाइम चाहिए कि आप कितनी चीजें आप गलत कर रहे हो। भाई आपके नंबर ये 600 से ऊपर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कमियां हैं। उन कमियों को दूर कैसे करेंगे। तो कमियों को दूर करना सबसे टफ काम होता है। शुरुआत के 400 नंबर तक पहुंचना, 500 नंबर तक पहुंचना आसान है। वो लास्ट के जो 100 नंबर कवर करने होते हैं वो सबसे टफ होते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन वो होंगे जो थोड़े से ठीक भी होंगे, और वो क्वेश्चन वो होंगे जहां तुम फंसते भी होगे। तो उन क्वेश्चनों के लिए बच्चों को टाइम चाहिए होता है कि हाँ वो अपने को एनालाइज करें, समझ पाए कि वो गलतियां कहाँ कर रहे हैं। तो हम लोग फिजिकल का रिवीजन भी करते चलेंगे, साथ साथ में पढ़ाते भी चलेंगे, रिवीजन भी, और उसमें टाइम बर्बाद ना हो, इसीलिए हफ्ते में 1 दिन। भाई आपको ये भी सिलेबस पढ़ना है ना, जैसे उनको नहीं पढ़ना है, उनको पढ़ा रखा गया है, मगर आपको तो पढ़ना भी है। तो इसलिए हफ्ते में 1 दिन, और वो फिर से लाइव क्लास, आप आराम से क्वेश्चन करो। ठीक है, मेरे साथ पैरेलल में
और 70-80 से 100 क्वेश्चन के बीच में आराम से मस्तिष्क करेंगे, हर सब टॉपिक के क्वेश्चन रखेंगे जैसे हर सब टॉपिक कवर हो, और अगले दिन उसका टेस्ट कि भाई क्वेश्चन कर लिया, रिवाइज कर लिया, अब टेस्ट दे लो, क्वेश्चन कर लिया, रिवाइज कर लिया, टेस्ट दे लो, क्वेश्चन कर लिया, रिवाइज कर लिया, टेस्ट दे लो। बीच बीच में क्युमुलेटिव टेस्ट भी ले लेते रहेंगे कि भाई 3 चैप्टर के हम लोगों ने रिवीजन कर लिया, अब 3 चैप्टर का क्युमुलेटिव टेस्ट ले लेते हैं, फिर 3 चैप्टर रिवाइज कर लिया, फिर 3 चैप्टर का क्युमुलेटिव टेस्ट ले लेते हैं। फिर क्या किया, सिर्फ फिजिकल 11th का ले लिया, फिर फिजिकल 12th का ले लिया। इस तरह से वो बीच बीच में मैं करता रहूंगा, बताता चला जाऊंगा, और जो सिलेबस जैसे चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तरफ से तैयार रहना। ठीक है, हम लोगों की तरफ से जो काम है वो परफेक्ट चलेगा और परफेक्शन के साथ चलेगा, उसमें जरा सा भी डिले नहीं होगा। 40 दिन हो गए, 40 दिन में किसी दिन मेरी क्लास कैंसिल नहीं हुई होगी, ना लेट हुई होगी। यदि लेट हुई है तो मेरी वजह से नहीं होगी, मैं आके बैठा हुआ हूँ, या तो किसी ने लेट छोड़ी होगी या कोई अपना और बवाल चल रहा होगा। ठीक है, फीवर आए तब भी मैं क्लास लेता ही लेता हूँ, क्योंकि एक गोली खा लो ठीक हो जाता है, फिर 2 घंटे बाद आ जाएगा। आज मैं सुबह से क्लास लेने के मूड ही में नहीं था, क्योंकि आज मैं उठ ही नहीं पा रहा था फीवर की वजह से बिल्कुल नहीं उठ पा रहा था। कोशिश कर रहा था, तब तरुण सर चले तब भी मैं सो रहा था। उन्होंने कहा यार उठोगे नहीं, मैंने कहा मैं 10 मिनट में उठता हूँ। फिर मैंने कोशिश की, फिर मैं नहीं उठ पाया। फिर 9 बजे मैंने अपने एक बच्चे को फोन किया, मतलब पास आउट है वो मेडिकल से, तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा यार ये टेंशन है, 3 दिन से काम नहीं कर रहा है, 3 दिन से फीवर आता है बार बार। तो उसने कहा सर आप टेंशन ना लो, अभी मैं आपको दवाई भेज रहा हूँ आप बस किसी से मंगा लेना, आप आधे घंटे में टर्न हो जाओगे। तो फिर उसने भेजा व्हाट्सएप पे, फिर मैंने मंगाई, खाई। उस समय तक तो मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। अब सोचो, मैं बिना नहाए घर से निकलता ही नहीं हूँ, उसके पीछे नहीं मेरा एक शेड्यूल है कि यार नहा लिया तो एक काम मेरा खत्म हुआ, तो मैं नहा के नहीं गया। आज मैं हिम्मत ही नहीं जुगाड़ पाया कि मैं नहाने जाऊं, मैं नहा के ही नहीं आया हूँ, जिसकी वजह से मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं आ रही जो डेली आती है, एक फ्रेशनेस की जो है, आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हिम्मत ही नहीं जुटा पड़ा रहा था सर्दी की वजह से, कि यार इतनी ज्यादा सर्दी लग रही थी। तो मैंने कहा यार आज लगता है नहीं नहा पाऊंगा, कुछ भी बहुत कोशिश की मगर नहीं हो पाया। मगर फिर दवाई खा के मैं किसी तरह आ गया कि नहीं यार चलो क्लास करते हैं। अब मैं ठीक हूं, अब मैं इस समय उसने दवाई ववाई दे दी है, तो अब बिल्कुल इस समय फीवर नहीं है, इस समय तो मेरे को बहुत गर्म लग रही है, इस समय फीवर नहीं है। तो बात यह है कि हमारी तरफ से हमेशा 100% रहेगा, वो मेरे साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको हम मैनेज कर लेंगे, मगर आप अपनी तरफ से मत चूकिएगा, बस मेरा कहना यह है। क्योंकि सिलेक्शन आप दोगे, हम नहीं देंगे, हम पहले ही बता चुके हैं, ना हमने कभी सिलेक्शन दिया है ना कभी फ्यूचर में दूंगा, वो आप दोगे। हाँ, मेरी तरफ से कभी कोई कमी नहीं मिलेगी, वो सारी ईमानदारी से चीजें होंगी, ईमानदारी से आपको पूरा पढ़ा दूंगा, सारा कुछ टाइम पे खत्म कर दूंगा, सारे क्वेश्चन करा दूंगा, रिवीजन भी करा दूंगा, टेस्ट भी करा दूंगा, सब करा दूंगा, और जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, इसकी भी गारंटी देंगे। मगर तुम वहां सॉल्व कर पाओगे, तुम सेलेक्ट होगे, इसकी गारंटी तुम दोगे, हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारा काम है। हमारा काम हम बेस्ट करके जाएंगे, मगर तुम्हारा काम तुम ही बेस्ट कर पाओगे, ना घर वाले कर पाएंगे ना हम कर पाएंगे। तो आप अपनी तरफ से तैयारी रखो, हम अपना काम हर जगह हम लोग सही टाइम पे ही करेंगे। तरुण सर भी सही टाइम पे सारा काम करके जाएंगे, एमडी सर भी सही टाइम पे सारा काम करके जाएंगे, चाहे उनके पीछे कुछ भी चल रहा हो, मैं भी अपना सारा काम सही टाइम पे करके जाऊंगा। हम लोगों की उम्मीद होती है बाकी लोग भी सही टाइम पे करें, ऐसा नहीं, हम लोग सबको कहते हैं, नहीं सबको कहते हैं, उनको भी कहते हैं, हाँ कहते हैं उनको भी है कि यार नहीं यार सही टाइम पे कर दो, देखो करना है तो सही टाइम पे करो, उससे क्या होता है तुम्हें उसका बेनिफिट मिलता है। अब यार हमने करा भी मगर आधा अधूरा किया, तो वो मेहनत किसी में रिजल्ट में कंक्लूड नहीं होती है। यदि करना है तो सही तरीके से कर लो तो रिजल्ट तो आएगा, नहीं तो करो ही नहीं। जरूरी थोड़ी करना किसी चीज को, भाई करना किसी चीज को जरूरी नहीं है, मगर यदि करो तो फिर बिल्कुल अच्छे से करो, मेरा बस इतना कहना होता है। तो आप देखो तरुण सर हमेशा टेंशन में रहते हैं इसी बात के कि यार बच्चों को ये करना है वो करना है, ऐसा करना है वैसा करना है। एमडी सर भी लगे रहते हैं, चाहे जितनी दिक्कत हो मगर वो अपना काम करते रहते हैं, ठीक है, परफेक्शन के साथ कि नहीं हम अपनी तरफ से बेस्ट करके जाएंगे, हम अपनी तरफ से किसी का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि उधर जो बैठा है ना उसको यही आस उसका कैरियर बनाएगी। हमको यदि हमारे टीचरों ने ना सपोर्ट किया होता तो हम यहां ना खड़े होते, हम ना खड़े होते या कोई दूसरा ना खड़ा होता।
वो बहुत जरूरी चीज होती है। सारी चीजें टाइम पे खत्म हो रहा, सारी चीजें टाइम पे मिलना, क्योंकि वो बच्चा है, कोई रोबोट नहीं है कि एक बार फीड हो गया तो अब उसको सब कुछ याद रहेगा। ऐसा नहीं है। उसको फीड होगा, वो समझेगा, फिर परफॉर्म करेगा, फिर गलतियां करेगा, फिर गलतियों को पहचानेगा, फिर उसमें सुधार करेगा, फिर परफॉर्म करेगा, फिर कुछ गलतियां निकल के आएंगी, तब जाके कहीं पर वो रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। इसी वजह से जो आज 610 लाता है वो अगले साल जाके 680 ला रहा है। जो आज 510 ला रहा है वो अगले साल जाके 650 ला रहा है। ऐसा क्यों? जबकि दिमाग तो बढ़ता नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि इस साल नहीं कर पा रहा, उस साल कर पा रहा है? क्योंकि वो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस में टाइम लगता ही लगता है। बच्चों को उतनी सारी चीजें स्टोर करने में, फास्ट पिक करने में, भाई क्वेश्चन भी तो 30-35 सेकंड में करना है। ऐसा थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन 30-35-40 सेकंड में करना है। अब 30-35-40 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को करना इजी खेल थोड़ी है। चाहे जितना इजी हो, चाहे जितना इजी हो, गलत होने के भी चांसेस है। क्यों? लैंग्वेज में घुमाता है, कहीं ऑप्शन में घुमाता है, कहीं यूनिट में घुमा रहा है, कहीं फार्मूले में घुमा रहा है, और सारी चीजें उसको 40 सेकंड में पहचाननी है और सही ऑप्शन टिक करना है, और परफॉर्मेंस भी 85% से ऊपर करना है, तब सिलेक्शन होना है। भाई अप्रॉक्स 90% के आसपास पेपर सही करोगे तब सिलेक्शन होगा। 720 का 90% ये निकाल लो, तो 720 का 10% होता है 72 नंबर। अब 720 में से 72 कम कर लो जरा, सोचो कितने आ रहे हैं? 650 है। तो इसका मतलब 90% के आसपास के परफॉर्मेंस से सिलेक्शन स्टार्ट हुआ है। तो 90% परफॉर्म करना हमेशा टफ काम है, हमेशा टफ काम है। तो यार उस बच्चे को इतना सारा मैटर स्टोर करने में टाइम लगेगा। उसकी तो जूलॉजी भी है, उसकी बॉटनी भी है, उसकी फिजिक्स भी है, उसकी फिजिकल भी है, उसकी ऑर्गेनिक भी है, उसकी इनऑर्गेनिक भी है। इतना सारा वो बेचारा कैसे स्टोर करेगा? और परफॉर्मेंस 90% से ऊपर का देना है। तो ये सारा टफ काम है, इसी काम नहीं है। इसके लिए उसको टाइम चाहिए होता है। अब वो टाइम हम ही लोगों को देना है। अब हम नहीं देंगे, हमने बस अपना किसी तरह से पल्ला झाड़ लिया, तो झाड़ तो लिया, मगर आप एक तरफ कहते हो कि नहीं ऊपर वाला देखता है, तो ऊपर वाला देख रहा है ना, वो भी तुम्हें किसी ना किसी दिन तो निपटाएगा ही। सर्किल तो घूम ही रहा है। घंटी बजाने से थोड़ी नंबर आते हैं, मेहनत करने से नंबर आते हैं। अब मेहनत कर रहे हो तो ऊपर वाला देख रहा है, रिजल्ट देगा ही देगा, रिजल्ट देगा ही देगा। तो आप लोग पूरी ताकत लगाओ, होगा नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी बेस्ट करो और ताकत लगाओगे, होगा। टाइम आपको, हम लोगों की कोशिश है कि आपको पूरा मार्च दे, पूरा अप्रैल दे। पूरा मार्च पूरा अप्रैल 8-10 घंटे जब सेल्फ स्टडी करोगे तब आप अपनी कमियां पहचान पाओगे कि यार मेरे, खूब ज्यादा टेस्ट दो। टेस्ट दोगे तो तुम्हें पता चलेगा नहीं यार हमें 500 नंबर बनना है। तो तुम्हें लगेगा कि यार ये 500 को 650 कैसे पहुंचाना है। तब तुम्हें पता चलेगा कि नहीं यार हमारी जो है ना, केमिस्ट्री में ये दिक्कत है, हमारी ऑर्गेनिक में ये दिक्कत है, हमारी इनऑर्गेनिक में ये दिक्कत है, हमारी फिजिकल में ये दिक्कत है, जूलॉजी में ये है, बॉटनी में ये है, फिजिक्स में ये है। फिर उन पर तुम लगोगे, उन पर मेहनत करोगे, उनके क्वेश्चन करोगे, फिर जाके पलट के पेपर दोगे, तब तुम्हें पता चलेगा हाँ हम कितना इंप्रूव हुए, कितना नहीं हुए, नई कमियां क्या निकल के आई। इतना आसान नहीं है। 500 तक आसान है, 500 के ऊपर बढ़ना थोड़ा टफ काम होता है। इसी वजह से देखो आप जिसके 500 आ रहे हैं वो 500 से लेके 550 के बीच ही में टहल रहा है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। अब कमियां इंप्रूव करने वाली चीजें नहीं कर रहा है कि कमियां इंप्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो पहले तो 500 से कम आने का मतलब नॉलेज कम है, तो नॉलेज बढ़ाया। जिसके 200 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, उनको तो मैं कहता हूं तुम पढ़ो, पहले तुम्हारा नॉलेज तो बढ़े। मगर यदि 500 तक पहुंच गया है इसका मतलब उसको नॉलेज आ गया है। अब उसको अपनी कमियां दूर करनी पड़ेंगी। कमियां इन द सेंस कि जैसे मैंने लिक्विड सोल्यूशन खत्म किया, उसको सब कुछ आता है, मगर क्या है, उसको हेनरी लॉ नहीं आता अच्छे से, उसको ऐसी कमियां मिलेंगी। उसका ये नहीं होगा कि ये चैप्टर उसको नहीं आता है, उसका ये होगा कि यार हेनरी वाली लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं। हमें क्या है, मोल कॉन्सेप्ट में यार स्टाइक्योमेट्री के क्वेश्चन फंस जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में यार गिब्स फ्री एनर्जी के क्वेश्चन फंस जाते हैं। उसकी प्रॉब्लम ऐसे होगी, वो उसको पहचान के उसको पढ़ना होगा। बच्चा क्या करता है, अच्छा चलो फिजिकल रिवाइज करते हैं, अब जो आता है मोल आता है, मोल फिर पढ़ लिया, मोल के फिर 5 क्वेश्चन लगा लिए। कंसंट्रेशन आता है, कंसंट्रेशन फिर पढ़ लिया, फिर उसके 20 क्वेश्चन लगा लिए। यार उसमें तो परफॉर्मेंस पहले से अच्छा है। तो कमियां पहचानना है और उनको दूर करना है।
तो कमियां पहचानना पड़ेगा। 500 के ऊपर वालों को अपनी कमियां बस पहचाननी है और उनको दूर करो। 500 नंबर ला रहे हो इसका मतलब मेहनत कर रहे हो, इसमें डाउट ही नहीं है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। 500 नंबर आ रहा है इसका मतलब तुम्हें सब्जेक्ट भी आता है काफी अच्छा, मगर कमियां कहाँ है वो पकड़नी है। तो पहले तो टारगेट बनाओ कि यार हम पहले 500 600 को पार करें सब्जेक्ट पढ़ के, 500 आ जाए तो फिर इसके बाद ये देखो कि कमियां कहाँ हैं उनको दूर करो। और ध्यान रखना सिलेक्शन तुम्हारे में से ही किसी बीच के बच्चों का आ रहा होगा, तुम में से ही होगा। अब तुम में से ही होगा तो देखो कैसा है, वही है जो तुम्हारे साथ डेली टहलता है, तुम्हारे साथ डेली समोसा खाता है। जो तुम बदतमीजी करते हो वही वो भी बदतमीजी करता है, जितने घंटे तुम पढ़ते हो उतने घंटे वो भी पढ़ रहा है। बस वो जब वो काम कर रहा है अच्छे से कर रहा है और साथ में अपने को एनालाइज करता चल रहा है। इस डिफरेंस की वजह से वो डॉक्टर बनेगा और इस डिफरेंस की वजह से हम उसी जगह पे रह जाएंगे, जीरो के जीरो। और जबकि डिफरेंस बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो इन चीजों को आप लोग समझते चलिए, पढ़ाई करते चलिए और एनालाइज करते चलिए, नहीं तो टाइम कम पड़ेगा लास्ट में। अभी टाइम खूब है, अभी टाइम में कोई कमी नहीं है, खूब टाइम है, बहुत लंबा समय होता है। जब बच्चा पढ़ने पे आता है ना तो बहुत समय होता है। हम लोगों ने भी पढ़ाई की है, लास्ट के 2 ही 3 महीने में तो सारा सिलेबस घसीटते थे पढ़ने में कि हाँ यार ठीक है बैठ गए पढ़ने में, और पढ़ते थे और करते थे। तो तुम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दिक्कत की बात है, मगर हाँ थोड़ा सा मेहनत करो, जान लगाओ और सब्जेक्ट को देखो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में जितने क्वेश्चन आए वो तुम्हारे देखे दिखाए आए, जो पढ़ाए वही आए, मगर करना फिर भी तुम्ही को पड़ेगा, क्योंकि तुम कितनी बातें उस दिन तक याद रख के जा पाओगे ये तुम्हारे ऊपर है। पता नहीं कितनी बातें याद रख के जा पाओगे, कितनी नहीं जा पाओगे, आएगा सब यही, इसकी गारंटी अपनी है, उसकी तो गारंटी दे देंगे, मगर सिलेक्शन आपकी जिम्मेदारी पे है। तो देखो रिवीजन के लिए तैयार हो जाइएगा, रिवीजन भी करा दूंगा, सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट करा दूंगा, उसके बाद भी सब कुछ करा दूंगा। मैं लगातार पैरेलल में कराता ही रहूंगा। अब सोचो उनको अभी से लेके लास्ट तक मुझे कितनी चीजें करानी है, सब करा देंगे, टाइम है हमारे पास, उनके पास भी टाइम है। मगर फिर भी उसमें से हजारों बच्चों के नहीं होंगे और हजारों बच्चों के होंगे भी, हजारों बच्चों के नहीं होंगे, हजारों बच्चों के होंगे भी। जिनके होंगे वो उनकी मेहनत की वजह से होंगे, जिनके नहीं होंगे वो भी उनकी मेहनत की वजह से नहीं होंगे। हमारा तो काम ही है मेहनत करना। क्यों? क्योंकि किसी ने मेहनत की होगी तब हम यहां पहुंचे हैं। ऐसा नहीं कि मक्कारी हमारे अंदर नहीं है, बदमाशी हमारे अंदर नहीं है, झूठ बोलना हमें नहीं आता है, सब आता है। इंसान की प्रजाति में पाए जाते हैं तो ये सब हरकतें मेरे पास भी होंगी, मगर पता होता है कहां खड़े होके क्या काम करना है। क्योंकि वो लोग, उनका फ्यूचर, मेरी एक छोटी मोटी नादानी से वो फ्यूचर निपटने वाला है कि मैं फरवरी की जगह मार्च में खत्म कर रहा हूं तो वो फ्यूचर निपटेगा। फ्यूचर बहुत बड़ी चीज होती, मतलब उसके तुमने 50 साल निपटा दिए है अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से। क्यों? जब तक जिंदा है तब तक फ्यूचर चलता है ना यार, तो उसका तो 50 साल तुमने निपटा दिया जरा सी उसकी वजह से। तो इसलिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज होती है कि हाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, पूरी ताकत से करो। तो आप लोग भी जान लगाओ और बाकी सब लोग जान लगाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, सब लोग हैं आपके लिए, परेशान ना हो, हम लोग सब कर देंगे। चलिए अब देखो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों को क्या क्या निपटाना है। रेट निपटाना है, रेट ऑफ रिएक्शन निपटानी है, मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो फर्स्ट सेकंड, आर्हेनियस इक्वेशन, कोलिजन थ्योरी, ये चैप्टर का डाटा है। अब इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बताता हूं। देखो यार सस्ता एंड टिकाऊ चैप्टर है। सस्ता एंड टिकाऊ का मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। लास्ट ईयर भी 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं, आई थिंक 2 आए थे। 8 नंबर से 12 नंबर का पेपर मिलेगा। आठ से 12 मार्क्स का पेपर मिलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री का हर चैप्टर 8 नंबर से ज्यादा ही नंबर देगा। क्यों? क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं और 9 चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री को अलग कर दो तो 10, नहीं तो 9। इसका मतलब हर चैप्टर से 2 या 3, यदि किसी से 1 आया तो किसी से फिर 3 आएगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उससे 3 आने तक के चांसेस होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स है उससे भी 3 आने तक के चांसेस होते हैं। मगर आजकल मैं पेपर का पैटर्न देख रहा हूं, उसके हिसाब से वो केमिकल इक्विलिब्रियम
पूरा यूनिट बना देता है, केमिकल और आयनिक को भी यूनिट लेके चलता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है। तो एनसीईआरटी बेस्ड होने के लिए वो उसको यूनिट बनाता है। तो कभी कभी केमिकल इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन गिर जाते हैं, आयनिक से 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो यूनिट की तरह उसको ट्रीट कर रहा है। भाई पेपर को हम लोगों को भी एनालाइज करना होता है, क्योंकि पढ़ाना है, सब्जेक्ट पढ़ाना थोड़ी ना है, पेपर पढ़ाना है कि यार वो पेपर में कैसे पूछेगा और हमारे बच्चे पेपर में कैसे करेंगे। तो वो आजकल यूनिट की तरह ट्रीट कर रहा है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है। तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम को यूनिट की तरह ट्रीट करता है कि यार केमिकल इक्विलिब्रियम से हमें 3 से 4 क्वेश्चन देने हैं। हो सकता है वो पूरे पूरे आयनिक से क्वेश्चन दे दे, केमिकल को 0 कर दे, हो सकता है केमिकल से दे दे, आयनिक से 0 कर दे। इसका मतलब वो उसको इंडिविजुअल चैप्टर नहीं, यूनिट लेके चल रहा है, एनसीईआरटी के बेस्ड पे चल रहा है। वो जब नंबर बांटने पे बैठा है तो एनसीईआरटी की बुकलेट सामने रख के बैठा है कि अच्छा ये इक्विलिब्रियम है, इससे हमें 3 क्वेश्चन देने हैं। तो वो इसका मतलब उसको दोनों को क्लब कर दिया उसने। तो ये छोटी छोटी बातें ही हमको ध्यान रखनी पड़ती हैं कि हाँ यार पेपर में कैसे पढ़ाया जाए। देखो ये चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है, बहुत आसान सा, देखना आप यूं यूं करते चले जाओगे, ज्यादा टफ नहीं है, बस बातों को अच्छे से समझना है और उनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो अब इसको स्टार्ट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो टाइप ऑफ रिएक्शन, पहली हेडिंग देखो क्या है। चैप्टर का नाम था केमिकल काइनेटिक्स, मतलब केमिकल रिएक्शन का रेट, काइनेटिक्स मतलब स्पीड, है ना, वेलोसिटी। तो केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी की बात इस चैप्टर में होनी है। रिएक्शन होगी कि नहीं होगी कोई लेने देना नहीं है, कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा कोई लेने देना नहीं है, बस इतना लेना देना है कि इस रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, इस रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, कितनी तेजी से प्रोडक्ट बनेगा, किस रेट से प्रोडक्ट बनेगा, कितनी तेजी से रिएक्टेंट डिसोसिएट होगा, किस रेट से डिसोसिएट होगा, मतलब रेट की बात करनी है। तो रेट के बेसिस पे हम रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पे? रेट के बेसिस पे। तो देखो रेट के बेसिस पे, रेट के बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए। ध्यान दो, रिएक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं रेट के बेसिस पे। एक फास्ट रिएक्शन, एक वेरी स्लो रिएक्शन, और एक मॉडरेट रिएक्शन। इसी को कभी कभी स्लो रिएक्शन बोला जाता है, इसीलिए मैंने वहां वेरी स्लो लिख दिया है, जैसे कंफ्यूजन क्रिएट ना होने पाए। अब जरा देखो, जो फास्ट रिएक्शन है वो इतनी तेजी से खत्म होती है कि हम उनके रेट को मेजर ही नहीं कर पाते। जैसे कोई रिएक्शन 1 सेकंड में खत्म हो गई, रेट क्या बताओगे? घंटा। 1 सेकंड में तो रिएक्शन ही खत्म हो गई है, क्या रेट आया? भाई कोई चीज जब चलेगी कुछ देर तब तो रेट आएगा, है? गोली का क्या रेट बताओ, यहां चली नहीं, उसके लगी नहीं, तो कितना हम पैमाना लेके नापेंगे बैठ के? तो यदि कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है तो उसके रेट को हम मेजर ही नहीं करते। जैसे एसिड बेस रिएक्शन, आप पूरी ऑर्गेनिक में यदि कहीं एसिड बेस हो रही है तो सबसे पहले वही रिएक्शन कराते हैं। SN1 बाद में कराएंगे, SN2 बाद में कराएंगे, E1 E2 ENCB SNI ये सब बाद में होंगे, सबसे पहले एसिड बेस होगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये सब बाद में होता है, सबसे पहले एसिड बेस होता है। एक लॉ है, सिंपल सा लॉ है पूरी ऑर्गेनिक का, पूरी, कि भाई यदि एसिड बेस की सिचुएशन है तो सबसे पहले वही करनी है और कुछ करना ही नहीं है, उसके बाद हम देखेंगे कि अब क्या डेवलप हुआ। तो एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, इसलिए हम उनके रेट को मेजर ही नहीं करते, हम उनके रेट को मेजर ही नहीं करते। तो इनके रेट को मेजर ही नहीं करते, रेट डज नॉट मेजर। इस तरह की रिएक्शन के रेट को हम लोग मेजर नहीं करते हैं। क्या टीचिंग मूड नहीं लगा है क्या? ये बार बार रुक क्यों रहा है? लगा तो है। अच्छा,
अब बहुत स्लो रिएक्शन की प्रॉब्लम क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में इनका चेंज ही नहीं दिखता है। जैसे गौर सुनना, आप लोग सब लोग जानते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है कि नहीं? पर सेकंड कितना बढ़ रहा है या पर आवर कितना बढ़ रहा है? पूरे साल में 1 डिग्री के आसपास बढ़ रहा है। पर सेकंड कितना आएगा? 0 के आसपास आएगा, 0.0000 ऐसा कुछ आएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ने का रेट लगभग 0, इतना कम है, इतना कम है? मैंने कहा अर्थ के डिके होने का रेट बताओ। अब आप लोगों ने बुकों में पढ़ा है कि इतने लाख करोड़ साल बाद अर्थ डिके होगी। अब किस रेट से डिके हो रही है? तो तुम कहोगे यार लगभग 0 रेट से डिके हो रही है। तो जो बहुत स्लो रिएक्शन होती है, महीनों में खत्म होती है, डेज में खत्म होती है, वीक में खत्म होती है, उनके भी रेट को मेजर नहीं करते, क्योंकि रेट हम पर सेकंड या पर आवर लेके चलते हैं। तो पर सेकंड पर आवर में वैल्यू का चेंज क्या होगा? 0। जैसे आपको एक सिंपल बात बता दूं, एक ग्लास पानी, सर्दी चल रही है ना, एक ग्लास पानी रखा ऊपर, अब बताना कितने महीनों में वो एक ग्लास पानी 0 होगा? सर्दी के मौसम, गर्मी में तो हो जाएगा 2-4 दिन में, सर्दी में तो सर्दी में होगा मगर बहुत टाइम लेगा। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन तो हो ही रहा है मगर वो बहुत स्लो होगा। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर आएगा तो वो स्पीड पकड़ेगा और बाकी टाइम क्या होगा? वो बहुत स्लो स्पीड में चलेगा। और यही इसी प्रोसेस का रेट गर्मियों में बहुत फास्ट होगा। तो यदि कोई ऐसी रिएक्शन है जो बहुत स्लो रेट से चलती है, उनके रेट को भी मेजर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू लगभग कांस्टेंट रहती है। टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू लगभग कांस्टेंट रहती है, तो इनको भी मेजर नहीं करते। इनके रेट को भी हम मेजर नहीं करते। अब बात आई ये ऐसी रिएक्शन है जो आवर में कंप्लीट होती हैं, डेज में कंप्लीट होती हैं, सेकंड में कंप्लीट होती हैं, तो इनके रेट को हम मेजर करते हैं। तो हम किसके रेट को मेजर करते हैं? मॉडरेट रिएक्शन के रेट को मेजर करते हैं। इसीलिए जब ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो तो आप कहते हो स्लो रिएक्शन के रेट को मेजर करना है, क्योंकि वो रिएक्शन काफी फास्ट हो रही होती है, तो उनके रिस्पेक्ट में ये जो मॉडरेट है वो उनको स्लो दिखाई देता है। इसीलिए मुझे भी स्लो लिखना पड़ रहा है ऑर्गेनिक की वजह से, नहीं तो मैं तो सीधा मॉडरेट लिखता। मगर आप वहां आरडीएस पढ़ते हो, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, और वहां बार बार बोला जाता है कि स्लो स्टेप रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है, तो बच्चा कहेगा वहां तो हम रेट स्लो वाला मेजर कर रहे हैं सर, यहाँ मॉडरेट का मेजर करा रहे हैं। क्योंकि वो ऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में स्लो बोल रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक का रेट काफी हाई रहता है। एसिड बेस रिएक्शन होती है वो बहुत हाई है, SN1 SN2 है वो भी काफी हाई रेट की है, तो हम लोग वहां पे स्लो नाम दे देते हैं। मतलब स्लो और मॉडरेट लगभग एक जैसा ही है, ध्यान रखिएगा, उनका स्लो हमारा मॉडरेट है, ठीक है। तो हम इसके रिएक्शन के रेट को मेजर करते हैं। तो ये बात आ गई कि किस तरह के रिएक्शन को मेजर करोगे। तो जो मॉडरेट रेट से रिएक्शन चलती है, स्लो रेट से रिएक्शन चलती है, उनके रेट को मेजर किया जाता है। बहुत स्लो रिएक्शन के रेट को मेजर करना अपना काम नहीं है, बहुत फास्ट रिएक्शन के रेट को मेजर करना अपना काम नहीं है। अब बात है कि मेजर कैसे किया जाता है। तो यार देखो, यदि रेट की बात करें तो रेट एक सिंपल सी चीज है, टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज को डिफाइन कर दो तो वो रेट बन जाता है। जैसे 1 मिनट में यदि मैं 10 वर्ड निकाल रहा हूं तो मेरे बोलने का रेट आ गया 10 वर्ड पर मिनट। अब एमडी सर पढ़ाने आए, 1 मिनट में वो 15 वर्ड निकाल रहे हैं, तो उनके पढ़ाने का रेट आ गया 15 वर्ड पर मिनट। अब कुछ यंग लोग आए, मान लो बीटी सर, सुधांशु सर, वो 1 मिनट में 20-25 रेट वर्ड निकाल रहे हैं, तो 1 मिनट में 20-25 निकल रहे हैं तो 25 मान लेते हैं, तो 25 वर्ड पर मिनट आ गया रेट। तो किसी को भी टाइम के रिस्पेक्ट में बोल दो तो वो रेट हो जाता है। जैसे आप कहते हो मेरी बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब आप कह रहे हो कि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जाएगी। आपने लेंथ को टाइम के रिस्पेक्ट में बता दिया है कि नहीं? लेंथ ही तो बताइए कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी। अब रिएक्शन तो किलोमीटर में चलती नहीं है, वो तो एक टेस्ट ट्यूब में ही होती रहती है।
तो टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्शन में क्या चेंज आता है? कंसंट्रेशन, है कि नहीं? ना तो रिएक्शन चिल्लाती है कि नहीं भाई रिएक्शन चिल्ला रही है तो भाई आवाज का रेट आ जाए, तो रिएक्शन में क्या चेंज होता रहता है? अमाउंट, कंसंट्रेशन, किसका? रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का। इसीलिए यहां पर जब रेट की बात आती है तो बाइक की जगह हम लेंथ में नहीं मेजर करते हैं, हम मेजर कर देते हैं उसको कंसंट्रेशन में। जो वहां पे डिफिनेशन है वही यहां पे डिफिनेशन है। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट का मतलब पर सेकंड या पर मिनट या पर आवर। इन जनरल हम पर सेकंड लेते हैं क्योंकि रिएक्शन है, तो हम लोग बोलते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हमने जो कंसंट्रेशन का चेंज लिया है उसको हम क्या कहते हैं? रेट। मतलब रेट इक्वल टू आया चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब चेंज क्या होता है? चेंज ऑलवेज हमारा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो कंसंट्रेशन फाइनल माइनस कंसंट्रेशन इनिशियल, टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। ठीक है। अब चेंज को आप चाहो तो डेल्टा सी और टाइम के डिफरेंस को चाहो तो डेल्टा टी लिख सकते हो। थोड़ा सा विजुलाइज करने के लिए आपको बता देता हूं, जरा गौर समझिए। ये हमारा एक रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। इसका इनिशियल वैल्यू है ए नॉट 0, टी इक्वल टू 0 पे। अब रिएक्शन हो गई टी सेकेंड, इसमें से कुछ वैल्यू डिसोसिएट हो गई, इतनी वैल्यू। अब जितनी डिसोसिएट होगी उतनी बनेगी, है कि नहीं? अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि क्या लिखा है रेट, कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया है और टाइम टेकन, उस चेंज में टाइम कितना लगा है, यही तो है। तो यदि आप कह रहे हो कि देखो ये इंटरवल ऑफ टाइम है, तो इस इंटरवल ऑफ टाइम में रेट ऑफ ए, भाई जिसका रेट निकालोगे उसी का तो कंसंट्रेशन लिखोगे, है कि नहीं? यदि हम इनके बाइक की स्पीड निकालना है तो यार इनके बाइक की स्पीड के लिए इनके बाइक को देखेंगे ना कि वो कितने किलोमीटर गई है 1 घंटे में, कि दूसरे की देखेंगे? इनकी देखेंगे। तो जब आप ए का रेट निकालोगे तो ए के कंसंट्रेशन का चेंज लिखोगे, बी का निकालोगे तो बी के कंसंट्रेशन का चेंज लिखोगे। तो हम ए का रेट निकालना है, तो ए के कंसंट्रेशन का चेंज क्या है? फाइनल कितना है? अब इस फाइनल को हम कह देते हैं एटी, आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आफ्टर टी टाइम, क्योंकि टी टाइम हुआ है, आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो भाई फाइनल माइनस इनिशियल। अब गौर सुनिएगा, जो कंसंट्रेशन का चेंज ले रहे हो उसी के रिस्पेक्ट में टाइम इंटरवल भी लोगे। ये कंसंट्रेशन का चेंज किस टाइम इंटरवल में आया है? इस टाइम इंटरवल में आया है? तो टाइम इंटरवल क्या है? टी माइनस टी जीरो, टी माइनस टी जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारी वैल्यू आ गई ये। अब यदि 80 की वैल्यू डाल दें तो ये ऐसे आ गया, तो ये आ गया ऐसे, है कि नहीं? देखो 80 की वैल्यू डाल दी। अच्छा, अब बी का रेट निकालो, रेट ऑफ बी। कॉन्सेप्ट क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कंसंट्रेशन एक्स, इनिशियल 0। और जो कंसंट्रेशन ले रहे हो उस कंसंट्रेशन का टाइम इंटरवल क्या है?
टी से 0 है कि नहीं? हाँ, टी से 0, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो ना। ये देखो, अब आप जरा गौर से इस बात को ध्यान दो, जब आपने ए का रेट निकाला तो माइनस आया है, और बी का रेट निकाला है तो प्लस आया है? अब जरा बात समझो, रेट या तो होगा या नहीं होगा, या भाई आपकी बाइक चलेगी या नहीं चलेगी, तो रेट तो निगेटिव होता नहीं है, तो ये माइनस क्यों आ रहा है कि नहीं? तो माइनस साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस साइन रेट को नहीं बता रहा है। जैसे लेंथ माइनस नहीं आती है, मास माइनस नहीं आता है, वैसे रेट भी माइनस नहीं आएगा। भाई या तो मैं पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा, है कि नहीं? या तो बाइक चलेगी या नहीं चलेगी, तो ये माइनस नहीं आएगा। तो माइनस साइन ये बता रहा है कि टाइम के साथ ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। तो माइनस साइन कंसंट्रेशन के चेंज को बता रहा है कि ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो माइनस साइन है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस ड्यूरिंग रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है? अच्छा, इसका प्लस साइन क्या बता रहा है? इसका प्लस साइन ये बता रहा है कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीजेस ड्यूरिंग रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, रिएक्शन के दौरान बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। माइनस डिक्रीज को बता रहा है, प्लस इंक्रीज को बता रहा है। और रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट तो डिक्रीज होगा ही होगा, प्रोडक्ट इंक्रीज होगा ही होगा। तो इसका मतलब रिएक्टेंट में हमेशा माइनस आएगा, प्रोडक्ट में हमेशा प्लस आएगा। क्यों? रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी और प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा सा रेट के बारे में और बताता हूं, रेट निकालना थोड़ा और सिखाता हूं। देखो, अब मान लो हमारे पास इक्वेशन एक ऐसी है, देखिए बच्चों, ए नॉट 0 टी इक्वल टू 0 पे जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो रिएक्टेंट की वैल्यू ए नॉट है, ठीक है, प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है। रिएक्शन स्टार्ट हो गई और T1 सेकंड चल गई। कितनी चल गई? तो इसमें से ए x1 वैल्यू कम हो गई, x1 फॉर्म हो गया। जैसे 10 मिनट रिएक्शन हो गई, डाटा मिल गया, फिर वो रिएक्शन बढ़ के 20 मिनट हो गई, तब फिर डाटा मिल गया। तो मैंने कहा अब रिएक्शन T2 सेकंड चल चुकी है, अब क्या होगा? ऐसा ही तो होगा। ये आप T1 सेकंड के बाद रिएक्टेंट की वैल्यू, ये T2 सेकंड के बाद रिएक्टेंट की वैल्यू। ये ना समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा इसको विजुलाइज कराता हूं। हुआ क्या, आप घर से इंस्टीट्यूट आ रहे थे, आप पहले 10 किलोमीटर चले 5 मिनट में, पहले 10 किलोमीटर चले 5 मिनट में, अगले 10 किलोमीटर चले 7 मिनट में, है ना? तो मैंने दो डाटा दे दिए 0 से कि पहले T1 सेकंड में यहां पहुंचे, अब वो जब रिएक्शन T2 सेकंड हो गई तो यहां पहुंचे। अब यार वो रेट पूछ कहां का रहा है? क्योंकि रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। अब प्रॉब्लम ये है कि वो रेट इनिशियल से लेके फाइनल तक का पूछ रहा है या किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में पूछ रहा है। तो अब आपको रेट निकालने का कॉन्सेप्ट यही है, जैसे मान लो हम किसी टाइम ड्यूरेशन में पूछ रहे हैं, जरूरी थोड़ी कि बार बार हम 0 से डाटा दें। यदि मान लो मैंने क्वेश्चन में ऐसे कह दिया कि 3 सेकंड के बाद पता चला कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.8 मोल पर लीटर है
और 20 सेकंड के बाद पता चला कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.2 मोल पर लीटर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। तो अब कैसे निकालोगे? टी इक्वल टू 0 तो है ही नहीं, तो हमें टी इक्वल टू 0 की कभी जरूरत भी नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज तो हमें दो डाटा से मिल ही जाएगा, और उस चेंज में लगा समय, टाइम टेकन, हमें कोई जीरो हीरो से मतलब नहीं है। जरा ध्यान रखना, क्योंकि वो जीरो से बार बार लिखता है ना, तो बच्चे के दिमाग में फीड होता है कि जीरो से मतलब है। हमें कोई जीरो से मतलब नहीं है, हमारा फार्मूला है चेंज और उस चेंज में लगा समय। तो आप यदि इस चेंज की बात कर रहे हो तो रेट ऑफ ए क्या आएगा? चेंज। चेंज क्या होता है? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। इस टाइम इंटरवल के लिए फाइनल कौन, इनिशियल कौन? इस टाइम इंटरवल के लिए ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब टाइम इंटरवल क्या है? यहां तक ठीक है? तो हमें कैसे निकालना है समझ रहे हो? हमें किसी बात से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ कंसंट्रेशन के चेंज से, और उस कंसंट्रेशन के चेंज में लगे टाइम इंटरवल से। ये देखो, समझ पा रहे हो ना? सही है? ये बात समझ पाए कैसे कर दिया? तो रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और हम वो लगा देते हैं जैसे ये क्वेश्चन। अब थोड़ा क्वेश्चन पे भी चलते हैं, देखते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.5 मोल पर लीटर। आफ्टर 10 मिनट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.2 मोल पर लीटर। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब जरा देखो, पहले कितना था? ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। पहले कंसंट्रेशन ये था, ये 0, इनिशियल का मतलब ये। अब जब कितने मिनट हो गए? 10 मिनट। 10 मिनट हो गए तो कंसंट्रेशन कितना बचा? अब आप कह रहे हो रेट बताओ, तो भाई रेट क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। कितना आ गया? यूनिट क्या आई? मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स, है कि नहीं? तो अब इसमें से आंसर देखो कौन सा है। पहला आंसर मिल गया हमें। हम लोगों ने क्या किया? वही फार्मूला लगा दिया, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है? सही है? अच्छा, बच्चों ने कहा सर थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ा लो, पहले देख ले कहानी आपके लायक है कि नहीं है। ठीक है। अब जरा देखो, मैंने उसी चीज को थोड़ा सा टफ करने की कोशिश की। अब क्या कहा गया है, आप अच्छे से पढ़ो। A gaseous hypothetical chemical reaction 2A gives 4B plus C is carried out in a closed vessel. The concentration of B is found to increase by 5 into 10 की power minus 3 mole per liter in 10 seconds. The rate of appearance of B is, अब देखो डायरेक्ट इस बार चेंज दिया है, जैसे कहा जाए कि 2 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन बढ़ गया तो चेंज ही तो हुआ है कि नहीं? तो इस बार डायरेक्ट चेंज की वैल्यू दी है, पढ़ो आप। द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज फाउंड टू इंक्रीज बाई 5 into 10 की पावर -3 मोल पर लीटर इन 10 सेकेंड।
10 सेकेंड में बी का कंसंट्रेशन 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर बढ़ गया है। तो हमें क्या चाहिए? टाइम इंटरवल और चेंज इन कंसंट्रेशन। तो डायरेक्ट डेल्टा सी की वैल्यू दी है, चेंज इन कंसंट्रेशन डायरेक्ट दिया है, और उसका टाइम इंटरवल कितना है? 10 सेकेंड है। बस लैंग्वेज में खेल रहा है। बात समझ पा रहे हो ना? सही चल रहा है। तो यदि मैं डायरेक्ट लिख दूं कि रेट ऑफ बी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, कितनी वैल्यू है? अपॉन 10 सेकेंड। तो क्या कोई बच्चा बुरा मानेगा? हाँ बेटे, आएंगे, अभी उधर भी आएंगे। तुम्हारे क्वेश्चन के जवाब 5 मिनट बाद दूंगा कि ए का पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, है ना? बस 2 मिनट रुक जाओ। ये ठीक है? क्लियर है? ये कैसे किया सही है? पक्का? हाँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूं। वही, वो भी वही पूछना चाह रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका भी यही कहना है। मगर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने हमें क्या दे दिया? चेंज दे दिया। तो चेंज दे दिया। आप रेट किसका पूछ रहे हो? बी का पूछ रहे हो। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, आपने चेंज दे रखा है, टाइम दिया है, डिवाइड कर दिया। कॉफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। कब लेना देना होगा? अभी 5 मिनट में आ जाएंगे, उसी पर आएंगे अब। अच्छा, ये बात तो हो गई। अब हम लोग जरा थोड़ा सा पढ़ाते हैं, जो बच्चे के 2 क्वेश्चन आए हैं उन्हीं का सोल्यूशन अब है। आपने ये रेट निकाला किसका? प्रॉब्लम ये हुई। तो मैंने आपको पढ़ाया कि जिसका कंसंट्रेशन रखोगे उसी का रेट आएगा। आपने कंसंट्रेशन किसका रखा? बी का, तो बी का रेट आ गया। आप कंसंट्रेशन किसका रखोगे? ए का, तो ए का रेट आ जाएगा। मगर एक के रेट का दूसरे के रेट के साथ रिलेशन क्या होता है, अब उस पर आते हैं। वही दोनों लोग पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी चीज को अब मैं धीरे से एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, रिलेशन बिटवीन, देखिए हेडिंग लिखी हुई है कि लिखनी पड़ेगी? मुझे लिखनी पड़ेगी। रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल रेट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। थोड़ी देर बाद हम लोग पेन भी नहीं चलाएंगे, आंसर मिल जाएंगे, मगर थोड़ी देर बाद देखते जाइएगा। अब देखो, इंडिविजुअल रेट और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है जरा समझो। 2a प्लस बी गिव्स 3c। ये एक मैंने रिएक्शन मानी है जो बैलेंस है। रेट ऑलवेज बैलेंस रिएक्शन पे निकालोगे, ध्यान रखिएगा। ये एक रिएक्शन है जो बैलेंस है। हाइपोथेटिकल रिएक्शन है तो ऑटोमेटिक बैलेंस मानी जाती है। ये रिएक्शन है, बैलेंस है। अब जरा बताइएगा, डरना नहीं, ठीक है ना? अब जरा देखो, मैं डर रहा हूं ना, अभी दूर करता हूं डरा है। अच्छा बताओ, ए बी और सी तीनों एक ही कंटेनर में होंगे कि अलग अलग कंटेनर में होंगे? रिएक्शन तो एक ही कंटेनर में चलेगी, कंफर्म है? अच्छा, जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही, जैसे क्लास स्टार्ट हुई, तो मैंने 2 घंटे पढ़ाया, तो तुमने 2 घंटे पढ़ा, क्योंकि कमरे के अंदर दोनों लोग हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब रिएक्शन होने का जो टाइम है वो ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए सेम रहेगा। पक्का? सोच लो एक बार, तो बस खेल खत्म है। तो जरा बताओ, टाइम कांस्टेंट है तो रेट अलग अलग कैसे आ सकता है? आपने रेट बोला है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, इसमें से टाइम कांस्टेंट है। इसका मतलब जो कंसंट्रेशन का चेंज वही रेट का चेंज। टाइम तो कांस्टेंट है। ए के लिए कितना टाइम? जितना बी के लिए, जितना सी के लिए, है कि नहीं? भाई तीनों एक कंटेनर में है, तो मैंने कहा भाई कंटेनर 10 मिनट के लिए रिएक्शन कर रहा है, तो ए के लिए भी 10 मिनट होंगे, बी के लिए भी 10 मिनट होंगे, सी के लिए भी 10 मिनट होंगे, है कि नहीं? तो टाइम तो सबका कांस्टेंट है। तो फिर रेट क्या आ रहा है? तो गौर सुनो, जो कंसंट्रेशन का चेंज होता है
वही रेट का चेंज होता है। जो कंसंट्रेशन का रिलेशन होता है वही रेट का रिलेशन होता है। तो गौर से देखिए, ये क्या बता रहा है कि जितनी देर में ए के 2 मोल डिसोसिएट होंगे उतनी ही देर में बी का 1 मोल डिसोसिएट होगा। यही बता रहा है ना, रेट का भी रिलेशन यही आएगा। जो ए का रेट है वो डबल होगा बी के रेट से। जो मोल का रेशियो वही रेट का रेशियो, क्योंकि मोल क्या है, कंसंट्रेशन ही तो है। टाइम तो सबके लिए कांस्टेंट है। तो क्या बता रहा है, ए के मोल डबल खर्च होंगे, यही तो बता रहा है। इसका मतलब ए का रेट भी डबल होगा, क्योंकि उतने ही समय में ए को डबल खर्च होना है। सबके लिए टाइम सेम है, तो ए को उतने ही समय में डबल मोल खर्च करने हैं, और बी को उतने ही समय में 1 मोल खर्च करना है, उसको उतने ही समय में 2 मोल खर्च करना है। तो रेट तो डबल लेना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो मोल का जो रेट है वही रेट का रेशियो है। मोल डबल, इसका मतलब बी का रेट भी डबल है। किससे, सॉरी, ए का रेट भी डबल है। किससे, बी से। इसी वजह से, गौर सुनना, डरना नहीं, इसी वजह से आपने जो स्टाइक्योमेट्री में पढ़ा था वही रेट में पढ़ते हो। स्टाइक्योमेट्री में मैंने क्या पढ़ाया था, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। बस यही फिर से छाप दो, रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, रेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। इंडिविजुअल रेट में यदि उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो ये जो रेशियो है ये सबका बराबर होगा। इंडिविजुअल रेट में जब आप कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे तो जो रेशियो आएगा वो सबका आपस में बराबर होगा। और कैसे बराबर होगा ये भी मैं अभी प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं, जरा गौर से समझिएगा। आप कह रहे हो कि 10 मिनट में ए के 2 मोल डिसोसिएट हुए, 10 मिनट में बी के 1 मोल डिसोसिएट हुए, 10 मिनट में सी के 3 मोल फॉर्म हुए, है ना, यही तो है। हम एक टाइम मान लेते हैं 10 मिनट। तो जरा ए का रेट निकालो, जिसका रेट निकालोगे उसके कंसंट्रेशन का चेंज लिखोगे। तो 10 मिनट में ए के कितने मोल डिसोसिएट हुए, 2, ये रेट आया। रिएक्टेंट है तो माइनस, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा होगा। रेट आप बी बताओ, 10 मिनट में बी के कितने मोल डिसोसिएट हुए, 1। 10 मिनट में सी के कितने मोल फॉर्म हुए, प्रोडक्ट में प्लस क्योंकि उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, रिएक्टेंट में ऑलवेज माइनस क्योंकि उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है। अब आप जरा देख लो गौर से, तो रेट ये आ गए कि नहीं आ गए, चेक कर लो आप कि इतना डिवाइडेड बाय इतना, इतना डिवाइडेड बाय इतना, इतना डिवाइडेड बाय इतना। अब जरा देखना, इसके रेट को इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करो तो वैल्यू बताना कितनी आएगी। इसके रेट को इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करो, इसके रेट को इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करो, सेम आ रहा है। और यही तो आपने लिखा है। इंडिविजुअल रेट आर ए क्या है, आर ए है इंडिविजुअल रेट ऑफ ए, कि ए किस रेट से डिसोसिएट हो रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 10। बी किस रेट से डिसोसिएट हो रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 10। सी किस रेट से फॉर्म हो रहा है, 3 डिवाइडेड बाई 10। तो इंडिविजुअल रेट सबके अलग अलग है, चेक कर लो। इंडिविजुअल रेट सबके अलग अलग है, मगर रेट अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो सबका सेम है। सही है, चेक कर लो। तो इंडिविजुअल रेट अलग अलग हो सकता है, ये देखो। तो रेट ऑफ ए पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ बी पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ सी पूछा जा रहा है, आपको देखना पड़ेगा, झोंक में नहीं निकालोगे। क्यों, क्योंकि वो रेट अलग अलग हो सकता है। तो आप क्वेश्चन में ये जरूर देखोगे कि किसका रेट पूछ रहा है। क्लियर है ये बात। पहला पॉइंट समझ में आया ना, कि वो किसका रेट पूछ रहा है हमको ये देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हर एक का रेट अलग अलग होता है, इंडिविजुअल रेट हर एक का अलग अलग है। ये देखो, तो यहां पर आर ए, आर बी एंड आर सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिविजुअल रेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिविजुअल रेट ऑफ
ए, बी एंड सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो अलग अलग हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। क्लियर? आर ए रेट ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर बी रेट ऑफ बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर सी रेट ऑफ सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो कह रहा है जितने मिनट में ए के 2 मोल खर्च होंगे, उतने ही मिनट में बी के 1 मोल खर्च होंगे, उतने ही मिनट में सी के 3 मोल फॉर्म होंगे। चेक कर लो। और जो उनके मोल के बीच में रिलेशन है वही उनके रेट के बीच में रिलेशन है। आप चेक करो, ए के मोल क्या है? बी से डबल, तो ए का रेट भी बी से डबल है। चेक करो, ए बी का रेट ये है, ए का रेट ये है, बी के रेट का डबल है। अब देखो सी के मोल क्या है? बी के मोल के ट्रिपल, यहां 1 लिखा है, यहां 3 लिखा है, तो बी से क्या है? ट्रिपल मोल है। देखो रेट भी वही होगा, बी का 1/10 और ये 3/10। जो मोल का रेशियो होगा वही रेट का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, तो भाई जो मोल का रेशियो वही रेट का रेशियो। आप चाहो तो बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन कर सकते हो। बी का रेट मान लो x है, तो सी का क्या होगा? 3x। बी का x है तो 2, ए का क्या होगा? 2x। जो मोल का रेशियो वही रेट का रेशियो। जिसको ना समझ में आए तो ये चिपका दो, मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो हर एक का बराबर होता है। मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो हर एक का बराबर होता है। तो आपने कहा आर ए क्या है? रेट ऑफ ए। आपने कहा आर बी क्या है? रेट ऑफ बी। आपने कहा आर सी क्या है? रेट ऑफ सी। तो रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा है? पूरी रिएक्शन का रेट इनमें से कौन सा है? ए का रेट आर ए, बी का रेट आर बी और सी का रेट आर सी, और ये तीनों अलग अलग हैं। तो इसमें से रिएक्शन का रेट किसको बोले? है ना? तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इस रेशियो को बोला जाता है। ये रेशियो देखो सबका बराबर आ रहा होगा, चेक करो। तो रेट ऑफ रिएक्शन पर मोल चेंज को कहा जाता है। देखो 2 मोल का रेट आर ए, 1 मोल का आर ए डिवाइडेड बाई 2, 1 मोल का रेट आर बी, 1 मोल का आर बी डिवाइडेड बाई 1, 3 मोल का रेट आरसी, 1 मोल का आरसी डिवाइडेड बाई 3। 1 मोल का रेट हमेशा सबका सेम आएगा और उसी को रेशियो बोलते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन 1 मोल के चेंज को कहते हैं, और वो होता क्या है? इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाई उसका कॉफिशिएंट। तो इंडिविजुअल रेट ये है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या ये बात समझ पाए हो? रेट ऑफ रिएक्शन, इंडिविजुअल रेट दोनों अलग अलग बात है। इंडिविजुअल रेट का मतलब होता है उसका खुद का रेट। ए किस रेट से डिसोसिएट हो रहा है? वो ए का रेट है। बी किस रेट से डिसोसिएट हो रहा है? वो बी का रेट है। सी किस रेट से फॉर्म हो रहा है? वो सी का रेट है। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन का रेट होता है, और वो क्या होता है? इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, और इसकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी। ये देखो आप खुद बराबर करके बैठे हो, और वो देखो ये है, सबकी वैल्यू बराबर, न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है। ठीक है? हाँ बेटे, हाँ, क्योंकि कोएफिशिएंट इधर उधर हो जाएगा ना, और कोएफिशिएंट का रोल है, ये देखो, है ना? यदि यदि डायरेक्ट चेंज दिया है कंसंट्रेशन का, तो कोएफिशिएंट का रोल नहीं बैठेगा। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, उसने कहा डायरेक्ट कंसंट्रेशन में इतना चेंज हुआ 10 सेकंड में। अब हमारा रेट निकल आया क्योंकि तुमने डायरेक्ट कंसंट्रेशन का चेंज दे दिया, टाइम दे दिया, है ना? मगर वो ए का रेट पूछता, जैसे इसने कहा था सर ए का रेट बताओ, तो मैंने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने कंपेयर अभी किया नहीं है, तो मैं बताता कैसे वहां पे। अब हम निकाल सकते हैं। अब जरा देखो क्या है, गौर से देखो, यदि ए का मिल जाए तो हम बी का निकाल सकते हैं बराबर करके।
बी का मिल जाए तो हम सी का निकाल सकते हैं। मतलब पूरी रिएक्शन में किसी एक का रेट मिल गया तो हम सबका निकाल सकते हैं। कैसे? मोल अपॉन कॉफिशिएंट के रेशियो को बराबर करके, मोल अपॉन कॉफिशिएंट के रेशियो को बराबर करके हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं? यदि ए का मिल गया तो बी का निकल आएगा, जैसे स्टैक्योमेट्री करते थे, मोल अपॉन कॉफिशिएंट इक्वल टू मोल अपॉन कॉफिशिएंट। बी का मिल गया तो सी का निकाल सकते हो, मोल अपॉन कॉफिशिएंट इक्वल टू मोल अपॉन कॉफिशिएंट। तो अब हमारे पास दिमाग में इतनी बातें आई, गौर से सुनिए, दिमाग में कितनी बातें रखनी है, ये तो मैंने पढ़ाया। अब पढ़ाने के बाद थोड़ा सा सेटिंग देखो, सेटिंग क्या है। पहला, रेट की डिफिनीशन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। जिस इंटरवल का चेंज लोगे उसी इंटरवल का टाइम लोगे, जिसको हमने ऐसे कहा। क्लियर? एक पॉइंट तो हुआ, रेट की डिफिनीशन अच्छे से याद रखनी है। रेट की डिफिनीशन में फोकस कहां करना है? रेट की डिफिनीशन में इस जगह फोकस करना है कि भाई जिस इंटरवल के कंसंट्रेशन का चेंज ले रहे हो उसी के रिस्पेक्ट में टाइम उठाना है। ध्यान रखिए, जो कंसंट्रेशन ले रहे हो वही वाला टाइम भी उठाना है। पता चला कंसंट्रेशन उठा रहा हो 0 से टी और टाइम उठा रहा है T1 से T2 वाला, तो थोड़ी हो जाएगा यार। तो जो कंसंट्रेशन का चेंज उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के रिस्पेक्ट का टाइम इंटरवल। दूसरा, अब इसकी यूनिट क्या आएगी? यूनिट ऑफ रेट, इसकी भी अपने को जरूरत पड़ेगी, इसलिए लिख रहा हूं। कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स, है कि नहीं भाई? ऊपर क्या है? कंसंट्रेशन, नीचे क्या है? टाइम। टाइम ऊपर गया, टाइम इनवर्स हो गया। अब कंसंट्रेशन आपने लिख रखा है मोल पर लीटर में, तो मोल पर लीटर। टाइम लिख रखा है सेकंड में, तो ये हो गया। मान लो कंसंट्रेशन दिया है प्रेशर में, भाई जब सभी गैस होंगे तो प्रेशर में भी तो दे सकता है। तो टाइम, तो जर्नल यूनिट क्या है? कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स। टाइम मिनट में दिया है तो मिनट इनवर्स, सेकंड में दिया है तो सेकंड इनवर्स, आवर में दिया है तो आवर इनवर्स। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दिया है तो मोल पर लीटर। बस सबका कंसंट्रेशन सेम हो, क्योंकि कंपेयर करना है ना आपको। तो सबका क्या हो? कंसंट्रेशन की यूनिट सेम हो। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, फिर मैंने आपको यह बताया कि यदि कोई रिएक्शन ऐसी दी हुई है, यदि कोई रिएक्शन ऐसी दी है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, ध्यान रखना, तभी अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो? रेट ऑफ ए अपॉन N1 बराबर रेट ऑफ बी अपॉन N2। रिएक्टेंट में माइनस, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, और प्रोडक्ट में प्लस। यहां तक दिक्कत तो नहीं है? ये कैसे लिखा, ये सारी बातें बता चुका हूं। अच्छा, फिर मैंने बताया रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय उसका स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, ये होता है। यहां तक अभी मैंने पढ़ाया है, यहां तक ठीक है? क्लियर है? इतनी बातें अभी बताई हैं। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, खूब आते हैं क्वेश्चन इस पे। तो रिएक्टेंट पे माइनस रहेगा, प्रोडक्ट पे प्लस रहेगा, रेट अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर रहेगा, और जो मोल का रेशियो वही रेट का रेशियो, मतलब जो मोल के बीच में रिलेशन वही रेट के बीच में रिलेशन, क्योंकि टाइम सबके लिए सेम है।
तो अब जरा देखो, हाँ, जैसे कंसंट्रेशन मान लो प्रेशर में दिया हो, तो अब प्रेशर में दिया होगा तो क्या लिखोगे यार, एटमॉस्फेयर, और टाइम सेकंड में कर दिया मैंने, हो सकता है मिनट की बात आए, तो एटमॉस्फेयर इनटू सेकंड इनवर्स, है ना। कंसंट्रेशन का चेंज, अब कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर का चेंज हो जाएगा। हाँ, रेट, हाँ, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन में मॉड चलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। माइनस साइन सिर्फ कंसंट्रेशन के चेंज को शो कर रहा है, नहीं तो हर रेट पॉजिटिव है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, या एस सी हो, या रेट ऑफ रिएक्शन हो। रिएक्टेंट में हम माइनस लगाने का मतलब है हम ये बता रहे हैं कि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, रेट के बारे में कोई बात नहीं बताई जा रही है, रेट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है ना। अच्छा, अब बात आती है क्वेश्चन पे। अब जरा देखो, हर क्वेश्चन को आप दो चार छह तरीके से तो कर ही सकते हो। अब जैसे ये देखो, इस क्वेश्चन को समझो, भाई कह रहा है 3Br2 प्लस 6OH निगेटिव माइनस 5Br निगेटिव प्लस BrO3 निगेटिव प्लस 3H2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BrO3 निगेटिव इज 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Br2। अब जरा देखो, आप क्वेश्चन करने बैठ गए, यही गलती हो गई हम लोगों से, पहले रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है, वो बैलेंस करके दे रहा है मगर आपको चेक करना पड़ेगा, आपको पहले चेक करना चाहिए, ठीक है, जो उसमें काम नहीं करना है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, और रिएक्शन बैलेंस है तो अब आपके पास क्या है, इसका रेट दिया है, इसका रेट पूछ रहा है, तो रेट अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर कर दो। तो एक तरीका तो ये है कि मैंने कहा रेट अपॉन कॉफिशिएंट, रेट Br का रेट कितना आ गया, उसका रेट कितना है जरा बताना भाई, क्या है यूनिट, मोल। अब मान लो आप मेरी तरह के, ठीक है, मक्कार हो, तो आप चार लाइनें भी ना लिखो, देखो इसका रेट दिया है, इसका रेट निकालना है, तो मोल क्या हो रहा है, 3 गुना, तो बस रेट भी 3 गुना होगा, इसके रेट में 3 का मल्टीप्लाई मार दो। माइनस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि रिएक्टेंट का रेट पूछ रहे हो। देखो, किसी को ना समझ में आए तो अपना ये तरीका यूज करो जो बच्चे बुकों में दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आए तो आप उसको यूज कर लो, जो मोल के बीच में रिलेशन वही रेट के बीच में रिलेशन। यहां पे कितना लिखा है 1, यहां पे कितना लिखा है 3, तो मोल क्या हो रहा है ट्रिपल, तो रेट भी ट्रिपल होगा, ठीक है, बस मैंने डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस क्यों लगाया, रिएक्टेंट का रेट है तो माइनस साइन के साथ चलेगा, बात समझ पा रहे हो ना। तो अब इसका बताओ, प्लस, जिसको ये ना समझ में आए तो ऐसे कर लेना, इसका रेट दिया है, इसका पूछा है, तो रेट ऑफ बी आर निगेटिव डिवाइडेड बाई 5 बराबर रेट ऑफ BrO3 निगेटिव डिवाइडेड बाई 1, सही है। अच्छा, अब कह रहा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ OH निगेटिव, इसका दिया है, इसका पूछ रहा है, कितना है 6 गुना, तो बस 6 का मल्टीप्लाई, साइन कैसा होगा, नेगेटिव, सही है। अच्छा, जब जिद कर रहे हो तो एक बात और बता दो यार, मेरा मन तो नहीं था मगर अब क्या बताएं, बच्चे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एक मोल के रेट को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, और BrO3 कितना दिया है, तो वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा,
नहीं तो आप चाहो तो वो लगा लो, इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट। इसका कॉफिशिएंट क्या है 1। ऐसा तो नहीं अकेले हम ही कर रहे हो, समझ पा रहे हो सब लोग? क्लियर है? सही चल रहा है ना? सही है। आप अब सॉल्व हो गया आपकी प्रॉब्लम। एक कोई क्वेश्चन इधर से भी किसी ने पूछा था, ठीक है ना? कॉफिशिएंट पे डिपेंड करता है, कैसे करता है ये देखो। हाँ, एक्चुअल में इसको पढ़ाया नहीं था तो मैंने कहा उस समय बताऊंगा तो दिक्कत आएगी। अच्छा, अब देखो, अब उसने क्या किया, क्वेश्चन को पलट दिया। उसने कहा रिलेशन ये दिया है, इक्वेशन बताओ। अब बस क्वेश्चन बनने, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। अब देखो ये क्वेश्चन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वे एज फॉलो, +1/2 dc अपॉन dt -1/3 dt अपॉन dt +1/4 da अपॉन dt। और ये अब वो कह रहा है रिएक्शन बताओ। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, माइनस किसके सामने आता है? रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट के सामने क्या आता है? प्लस। इसका मतलब ये भाई हमारा प्रोडक्ट है, ये भाई हमारा प्रोडक्ट है कि नहीं? तो C और अच्छा, जो कॉफिशिएंट होता है वो डिवाइड फॉर्म में आता है। इसके नीचे कितना डिवाइड है? इसके नीचे कितना डिवाइड है? ये माइनस है तो ये रिएक्टेंट है, ये माइनस है तो ये रिएक्टेंट है। ऐसा क्या है कि मैं हर क्वेश्चन में माइनस प्लस लगा के चल रहा था, जैसे तुम्हारे दिमाग में ये बात फीड रहे, ठीक है, तो तुम क्वेश्चन को बना पाओ। इसीलिए मैंने किसी की वैल्यू विदाउट माइनस प्लस नहीं लिखी है। अब कॉफिशिएंट कितना है? 1। कॉफिशिएंट कितना है? 3। ऐसा कहां है? सही है, कर लोगे? अच्छा, तुमने जिद पकड़ ली है तो एक क्वेश्चन और दे देता हूं, ये लो। तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है, AIPMT तुम्हारा एग्जाम होता था ना, तो बस इसको निपटाओ। अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्शन N2O5 give 2NO2 plus half O2, the value of rate of disappearance of N2O5 is given। भाई का रेट दिया हुआ है, अब रेट किसका पूछ रहा है? इसका और इसका। अब मक्कार आदमी हम लोग, इसका रेट दिया है, इसका पूछ रहा है, तो मोल क्या हो रहा है? डबल। तो रेट भी क्या हो जाएगा? डबल। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई मारो, 625 इंटू 2 1250। तो ये तो 625 ही लिख रहा है इसलिए गलत होगा, ये 625 लिख रहा है इसलिए गलत होगा। या तो ये होगा या ये होगा, है ना? अरे भाई सब सही चल रहा है ना? अच्छा, अब इसका क्या है? इसका मोल क्या है? आधा, तो रेट आधा होगा। 625 डिवाइडेड बाई 2 तो 312.5। तो आंसर किधर है? हाँ, 312.5। ये देखो गलत है, जिसको ना समझ में आए तो वो मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर करके कर लो। जिसको ना समझ में आए वो मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर करके कर ले। समझ पा रहे हो? अब तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है, फर्जी आते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। कर लोगे? कर लोगे भाई? तुम लोग कर लोगे? उधर पीछे सही चल रहा है ना? समझ तो पा रहे हो ना? अकेले तो नहीं चल रहा हूं मैं। अब तुमने जिद की तो एक और क्वेश्चन। अब ये सब तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चन है, और तुम्हारे नहीं, जेई भी ऐसे पूछते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन दिया था ना वो जेई का था, जेई में आया अभी किसी पेपर में, ये वाला, ये जेई मेंस में आया था। हटा इसलिए दिया है कि बच्चे कहते हैं सर अब मेंस का क्वेश्चन करा दिया। प्रॉब्लम ये कि ऐसा क्वेश्चन आपके भी आ सकता है।
अच्छा वो ये था। चलो करने आप ही को है सब, कोई भी पहले कर लो। बताओ, मन हो तो पेन चलाइएगा, मन हो ना चलाइएगा। बताओ। हाँ, तो क्या करो, इसका रेट दिया है, इसका पूछ रहा है कि नहीं? मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर कर दो। बिना पेन चलाए करना है तो भी कर सकते हो। तो पहले मैं मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर करके कर देता हूं। ठीक है, देखो, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, तो ये आ गया, कितना आएगा? माइनस साइन के साथ। भाई लोगों ने माइनस प्लस नहीं लगाया है तो कोई बात नहीं ना, लगाने दो। हम अपना माइनस प्लस के साथ निकालेंगे, क्योंकि जब लगा देगा तो कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, आंसर आ गया। अब जिसको मान लो पेन नहीं चलाना है कि अरे सर नहीं यार, ऐसे फर्जी क्वेश्चन में तो हम पेन नहीं चलाएंगे, तो देखो, 2 मोल का रेट इतना है तो 1 मोल का क्या होगा? 1 × 10⁻²। 3 मोल का क्या होगा? 3 × 10⁻²। भाई जो मोल का रेशियो वही रेट का रेशियो है ना। तो 2 मोल का रेट इतना, तो 3 मोल का कितना है कि नहीं? बस हो गया। कहां पे माइनस पहले से दिया? हाँ, वहां लगा दिया इसलिए नहीं दिया। और मान लो ना देता तब भी हम वही टिक करते हैं, क्योंकि भाई तुम माइनस नहीं देना चाहते हो, तुमने सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर दी है। अब देखो माइनस प्लस लगा के दे रहा है। हाँ, कर दो भाई, क्या पूछना चाहते हैं ये? वो कह रहे हैं द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन किधर है? Br2 इधर है, ब्रोमाइड आयन इधर है। रिलेशन लिख के इधर उधर कर दो। तो भाई देखो, अब Br2 के रिस्पेक्ट में लिखना है कि नहीं? अब देखो, -3/5, -3/5, अब ये 3/5 है, माइनस नहीं है, तो इस जगह उसने माइनस प्लस में घुमाया है। तो हम अपना पहले से माइनस प्लस सही करके चल रहे थे कि जैसे तुम घुमाओ या ना घुमाओ अपने को फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हम हर बार माइनस प्लस लगा रहे हैं। सही चल रहा है? अच्छा भाई, एक आध और निपटा लो। करो। अब वो क्या कह रहा है? बी का रेट पूछ रहा है, तो देखो, यही आएगा। अब ऐसा मैच करो, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ हैं, इसका मतलब समझ रहे हो ना कि पेपर में आप ऐसे ही उड़ा दोगे क्वेश्चन को, बस आपको सही करना है। अच्छा, बहुत देर हो जाती है ना, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज कर देता हूं। अब इसको करो जरा, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मगर आपके पेपर में भी आ सकता है। रद्दी क्वेश्चन है, जैसे वो वैसे ही है, आपको वही काम करना जो आपको पढ़ाया गया है। मगर हाँ, 2-4 चीजें इसने उधर उधर कर दी है, जैसे ये थोड़ा ठीक बन गया तो आपके यहाँ भी आ सकता है। वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके यहाँ भी आ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। अब वो कह क्या रहा है? अब देखो, किसके रेट के बराबर कर रहा है? ए के रेट के बराबर। अच्छा, माइनस प्लस से भाई को कोई लेना देना नहीं है, मतलब माइनस प्लस पे फोकस नहीं करना है।
ए का रेट सब में निकालना है, ए का रेट, ए का रेट, ए का रेट, ए का रेट, तो आप निकाल दो। क्या होता है, ए डिवाइडेड बाई 2, बी डिवाइडेड बाई 3, सी अब इसको सॉल्व कर लो। सही है, ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है, इतना सही है कि नहीं? अरे इधर सोल्यूशन पे ध्यान दो, ये सही है। अब उसने ए का रेट पूछा है, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई मार दो, वो सिर्फ ए के बराबर पूछ रहा है कि ए किसके बराबर होगा। अब मैच कर लो, बी 2/3, ये 3/2 है, ये आपस में 2/3, 4/3, बस ठीक है। कुछ गलत हो गया? अच्छा, ये आप लोग ना यार, आपको इतनी तरह की आंखें किस लिए दी गई हैं? कभी कभी यूज करते रहिए, मन की आंखों से देखिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट में कोई चेंज हुआ नहीं, क्वेश्चन में वो चेंज करेगा, कभी कभी आपको थोड़ा सा घुमाएगा भी। तो उसने यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के वर्क निकाला कि नहीं यार, डिवाइड करो फिर उसको रीअरेंज करो। अच्छा भाई, अब बाकी 1-2 क्वेश्चन है वो सिमिलर है, तो आप कर लीजिएगा। ओए, रेट ऑफ रिएक्शन तो पढ़ा दिया मैंने। अरे एक फर्जी सी चीज है, वो भी पढ़ा देता हूं, टाइप ऑफ रेट। अरे देखते ही खत्म हो जाएगा, है ना? देखो, अभी अगले 3 दिन मेरी क्लास नहीं होगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। मैं पटना में नहीं रहूंगा, थोड़ा सा घर भी जाऊंगा यार, 20-25 दिन से यहीं पे हो, तो 3 दिन मेरी क्लास नहीं होगी। 26 तारीख से फिर होगी, फिर मैं डायरेक्ट जाऊंगा 26 जनवरी को। हाँ, सुधांशु सर या बीटी सर में से किसी की होगी, उन लोगों का सिलेबस रह गया है तो वो अपना करेंगे, ठीक है। तो मंडे नहीं होगी, ट्यूसडे नहीं होगी, वेडनेसडे नहीं होगी, 3 दिन। कल होगी, कल मैं प्रॉपर क्लास लूंगा इसी के आगे। 3 दिन नहीं होगी, फिर मैं 25 को वहां से चलूंगा, तो शायद वेडनेसडे 25 है। 26 को जो मेरी क्लास होगी वो होगी, 26 होगी, 27 होगी, 28 होगी, 29 होगी, सब होंगे। न्यू ईयर में आपकी छुट्टी है, मगर आप लोगों की छुट्टी नहीं रहेगी, हम लोग सुबह पढ़ेंगे, क्योंकि मैं भी यहीं रहूंगा, आप भी यहीं रहोगे, तो न्यू ईयर को सुबह पढ़ेंगे। हाँ, पार्टी मैं कभी भी निकम्मे लोगों को नहीं देता, जिसका जिसका सिलेक्शन होता जाए पार्टी लेता जाए। भाई पार्टी किसी ओकेजन में मिलती है ना, तुम में से किसका सिलेक्शन हुआ अभी, तो फिर कैसी पार्टी? हाँ, न्यू ईयर की पार्टी यदि इंस्टीट्यूट देता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, टाइप ऑफ रेट, हमें सिर्फ 4 स्टेटमेंट बोलने हैं, नहीं तो कल क्या है, फिर माहौल बनाना पड़ेगा रेट का। चलो अच्छा ठीक है। पढ़ा दू, तो बस 1 मिनट शांत हो जाओ। देखो, टाइप ऑफ रेट एक फर्जी चीज है, 4 स्टेटमेंट बोल लेने दो। टाइप ऑफ रेट एक फर्जी चीज है, ठीक है। उस फर्जी चीज में क्या किया जाता है बता देता हूं। हाँ नहीं, ये तो चलो अच्छा 4 ही बोल देता हूं। देखो, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में जब आप रेट को मेजर कर देते हो तो उसको बोला जाता है इंस्टंटेनियस रेट, और एक लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में जब आपको रेट को मेजर कर देते हो तो उसको बोला जाता है एवरेज रेट। दोनों का फार्मूला सेम है, दोनों बातें सेम है, बस टाइम इंटरवल की बात है। बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में आपने रेट को मेजर कर दिया तो नाम रख दिया जाता है इंस्टंटेनियस, और लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में उसी रेट को मेजर कर दिया तो एवरेज। तो रेट 2 तरह का है, मेन स्टेटमेंट वही 4 है, एक इंस्टंटेनियस रेट,
और एक एवरेज रेट। सेम फार्मूला, सेम सब कुछ, बस हम लोगों को इतना सा लिखना है। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि बहुत छोटे टाइम इंटरवल में आप रेट काउंट कर रहे हो तो वो इंस्टेंटेनियस रेट बोला जाता है। अब बहुत छोटी वैल्यू को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? इसी वजह से इसको बोल दिया जाता है स्लोप ऑफ कर्व। क्यों? dx अपॉन dt क्या होता है? यही होता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं स्लोप ऑफ कर्व। फार्मूला इसका भी वही है, ध्यान रखिएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। फार्मूले में कोई चेंज नहीं है, बेसिक फार्मूला वही है। देखो क्या लिखा है, डीसी का मतलब क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन। डीटी का मतलब क्या है? उसी के रिस्पेक्ट का टाइम इंटरवल। अब इसी चीज को लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में मेजर कर दो। बस अब आपको तो पता ही है केमिस्ट्री वाले कमजोर होते हैं, तो पहले लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं, फिर उसी को इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, फिर उसी को ग्राफ के फॉर्म में लिखते हैं। तो अब ग्राफ के फॉर्म की बारी है। अब यही बात हमको ग्राफ में दिखा देनी है। देखो इधर कंसंट्रेशन है, इधर टाइम है। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, ये प्रोडक्ट है। अब देखो इंटरवल ऑफ टाइम किधर है? ध्यान दो, टाइम इधर है ना, तो कोई भी छोटा सा इंटरवल ऑफ टाइम सेलेक्ट कर लो, वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। कोई भी छोटा सा टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, ये लो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। देखो टाइम इंटरवल कितना छोटा सा है कितना छोटा सा। ये T1 है, ये T1, ये T2। अब कंसंट्रेशन का चेंज कितना है? इतना है। ये क्या है? स्लोप ऑफ कर्व के बराबर। यहां पे कंसंट्रेशन का चेंज कितना है? डीसी। और टाइम का चेंज कितना है? dt। फार्मूला वही है। आपने कहा भाई इंस्टेंटेनियस रेट निकालो, तो हमने कहा भाई फार्मूला क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन। अब इंस्टेंटेनियस रेट निकल किसका रहा है? पी कौन है? प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज उठाया है, ध्यान रखना, रिएक्टेंट का नहीं उठाया है। तो प्रोडक्ट का रेट निकल रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ प्रोडक्ट डीसी अपॉन dt। चल जाओ यार, लो। अब टाइम इंटरवल बढ़ा लो, T2 यही रखो, अब ये T3 डाल दो। अब यहां से यहां तक का कंसंट्रेशन का चेंज है कि नहीं? तो यहां से यहां तक के कंसंट्रेशन का चेंज है डेल्टा सी। या डाटा दिया हो तो डाटा रख देंगे, एवरेज हो गया। एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा सी। और टाइम कितना है? फाइनल माइनस इनिशियल। इतना बड़ा टाइम इंटरवल है यहां से लेके यहां तक। फार्मूला कॉन्सेप्ट वही है, डिफरेंस अपॉन टाइम टेकन, अभी भी वही निकाला है। बस उन्होंने नॉमेनक्लेचर कर दिया है कि बहुत छोटा इंटरवल ऑफ टाइम है तो इंस्टेंटेनियस बोल दो, लार्ज इंटरवल टाइम है तो एवरेज बोल दो। बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है। तो इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट, ये डिफाइन हो गया। बात समझ पाए सब लोग? किया क्या है? कुछ नहीं किया है, करेंगे क्यों कुछ। कल यहां मिलेंगे मॉलिक्यूलरिटी पे, पीछे है ना।
कल मॉलिक्यूलरिटी साथ साथ में